अगर उससे भी आपका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है तो आप अपने सास ससुर से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सब में जो सबसे ज़्यादा विवादित जो मुद्दा है वो है विधवा स्त्री को लेकर के। विधवा स्त्री का पति की संपत्ति में कब अधिकार होता है और पति की संपत्ति के साथ साथ में सास ससुर की संपत्ति पर अधिकार कब होता है। तो आज की वीडियो में मेन चर्चा का विषय रहेगा कि विधवा स्त्री का पति की संपत्ति पर अधिकार कब होता है और किस प्रकार की संपत्ति पे अधिकार होता है। आजकल जब कहीं बाहर जाओ तो सबसे अधिक सुनने में एक विवाद आता है संपत्ति को लेकर विवाद। भाई भाई आपस में संपत्ति को लेकर लड़ रहे हैं, पिता पुत्र आपस में संपत्ति को लेकर लड़ रहे हैं, या भाई और बहन आपस में संपत्ति को लेकर लड़ रहे हैं, या बेटी और पिता आपस में संपत्ति को लेकर लड़ रहे हैं। अब ऐसा रीजन क्या है, कारण क्या है कि लोग संपत्ति को लेकर आपस में सबसे अधिक लड़ रहे हैं? वो ये है कि लोगों को सही से जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में लोग गलत तरीके से संपत्ति पे हक जताते हैं, इसके लिए वो मुकदमेबाजी भी करते हैं और मुकदमा हारते भी हैं। और जब मुकदमा हारते हैं तो जिस व्यक्ति के ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया है या जिस व्यक्ति के ऊपर आपने ज़मीन से संबंधित फर्जी मुकदमा किया है तो वो व्यक्ति आपके ऊपर मानहानि का दावा भी कर सकता है। उस समय आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और इन सब में एक सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, सब में जो सबसे ज़्यादा विवादित जो मुद्दा है वो है विधवा स्त्री को लेकर के। विधवा स्त्री का पति की संपत्ति में कब अधिकार होता है और पति की संपत्ति के साथ साथ में सास ससुर की संपत्ति पर अधिकार कब होता है। तो आज की वीडियो में मेन चर्चा का विषय रहेगा कि विधवा स्त्री का पति की संपत्ति पर अधिकार कब होता है और किस प्रकार की संपत्ति पे अधिकार होता है, और साथ ही सास ससुर की संपत्ति पे अधिकार होता है तो कब होता है। ये सभी चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में जो चर्चा का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि विधवा स्त्री का पति की संपत्ति में अधिकार कब होता है और किस प्रकार की संपत्ति में अधिकार होता है। तो दोस्तों, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि संपत्ति दो प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वयं अर्जित संपत्ति और नंबर 2 पैतृक संपत्ति। अब आपके मन में आता होगा कि स्वयं अर्जित संपत्ति क्या है और पैतृक संपत्ति क्या है। तो स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जो व्यक्ति खुद की कमाई से, खुद के मेहनत से प्लॉट खरीदता है, जमीन खरीदता है, मकान बनाता है, बीमा करवाता है या गाड़ी खरीदता है, मतलब अपने जीवन काल में उसने जो खुद की कमाई से किया वह उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति होती है। और जब उसकी खुद की कमाई से जब वो संपत्ति है तो उस पर अधिकार भी पूर्ण रूप से उसी व्यक्ति का होता है। तो यहाँ पे विधवा महिला को ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि पति की संपत्ति में जो पूर्ण अधिकार है वह उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति में अधिकार है, वो भी कब, जब वो अपने जीवन काल में किसी दूसरे व्यक्ति को वसीयत ना किया हो। ऐसा नहीं कि उसने अपने जीवन काल में किसी दूसरे व्यक्ति को वसीयत कर दिया है और आपके नाम पे कोई भी वसीयत नहीं किया है तो वहाँ आपका बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा। जिस व्यक्ति के नाम पे आपके पति ने वसीयत किया है उस व्यक्ति का उस संपत्ति पे अधिकार होगा, आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे यह है कि अगर वसीयत नहीं किया, तो अगर वसीयत किसी के नाम से नहीं किया गया है तो स्वयं अर्जित, जो आपके पति की स्वयं अर्जित संपत्ति है उस पर पूर्ण रूप से अधिकार आपका होता है और किसी का भी नहीं होता है। अब यहाँ पे आप स्वयं अर्जित संपत्ति को समझ गए। अब समझते हैं पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। 4 पीढ़ियों का मतलब आपके पिताजी, आपके दादाजी, दादाजी के पिताजी और उनके पिताजी, मतलब जो 4 पीढ़ियों में संपत्ति आती है वो पैतृक संपत्ति होती है। और पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जिस पे कि व्यक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं होता है। उस पर जो बच्चे का घर में जन्म होने वाला है, जिस बच्चे का जन्म हो गया है उसका भी उस संपत्ति पे अधिकार है, मतलब उसके मर्जी के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को वह संपत्ति वसीयत नहीं की जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसमें अगर पति अपने माता पिता से अलग हुए और उनके माता पिता ने उनको किसी भी प्रकार की अपने में से संपत्ति नहीं दी है तो उनके हिस्से की जो संपत्ति आपके सास ससुर के पास में होगी उस पर आप दावा कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये देना होगा कि आपके सास ससुर के पास में किस प्रकार की संपत्ति, अगर उनकी भी स्वयं अर्जित संपत्ति है तो उसमें आप दावा नहीं कर सकती हैं। अगर उनका, जैसे आपके ददिया ससुर ने उनको संपत्ति दिया है तो उस संपत्ति पे आप दावा करेंगे। किस संपत्ति पे? वो संपत्ति जिस संपत्ति को आपके ददिया ससुर ने दिया है उस संपत्ति पे आप दावा करेंगे। और कितनी संपत्ति पे दावा करेंगी? तो जो आपके पति के हिस्से में संपत्ति आती सिर्फ आप उस पे दावा कर सकती हैं।
अब मामला यहाँ पे आता है कि आपके जो पति की संपत्ति स्वयाजी संपत्ति थी, या फिर जो आपके ददिया ससुर के द्वारा जो संपत्ति आपके ससुर को दी गई थी, वो आपके पति के हिस्से में जितनी संपत्तियां थी वो आपको मिल गया, इससे भी आपका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक तत्काल में फैसला आया था कि विधवा स्त्री अगर जो सास ससुर या पति की स्वयाजी संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो वह अपने सास ससुर से भरण पोषण मांग सकती है। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि आपके पति की स्वयाजी संपत्ति आपको मिली, आपके सास ससुर को ददिया ससुर ने जो संपत्ति दिया था उसमें जो आपके पति का हिस्सा बनता था वो भी आपको मिला, लेकिन अगर उससे भी आपका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है तो आप अपने सास ससुर से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो विधवा स्त्री हैं, अगर उनका कोई भी संतान नहीं और उन्होंने पुनर्विवाह भी नहीं किया और कोई उनका संतान नहीं है, तो आखिर ये संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो विधवा महिला अगर अपने जीवन काल में जो उनको संपत्ति मिली अगर उसको किसी को वसीयत करती हैं, तो जिस व्यक्ति को वसीयत की है वो ही व्यक्ति उस संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। अगर उन्होंने वसीयत नहीं किया, अपने जीवन काल में वसीयत नहीं कर पाई और बगैर वसीयत किए हुए संपत्ति को छोड़ के मृत्यु हो जाती है, तो उनके मायके पक्ष के लोग भी उस संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, भतीजे हो सकते हैं, भाभी हो सकती हैं। तो ये लोग जो है उस संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं और उत्तराधिकारी से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर इस तरह की संपत्ति है तो आप इस पर दावा कर सकते हैं। फालतू का टाइम और फर्जी केस करने से बचें। अगर फर्जी केस करते हैं और जिस व्यक्ति को फर्जी केस किया गया है वो व्यक्ति जब केस को जीतता है तो आपको वह मानहानि का मुकदमा भी कर सकता है। जब मानहानि का मुकदमा करेगा उसमें आपको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।